नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हमारी ये वीडियो उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन किस भाषा में करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह किस भाषा में आवेदन करेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अपनी मातृभाषा में, ऑप्शन बी है अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची में दर्ज किसी भी भाषा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा। जहाँ दोस्तों आपको अंग्रेजी भाषा में ही उसमें आवेदन करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है, चाहे आप ही हो या फिर कोई व्यक्ति हो, अगर वो जाता है तो वो किस भाषा में आवेदन करेगा? तो वो अंग्रेजी भाषा में आवेदन करेगा। अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी है लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। जब दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी चौथा नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने के मूल अधिकार है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, अच्छा एक बार आपसे हम रिपीट करवा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार प्राप्त है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संविधान के स्पष्टीकरण संबंधी नियम पर, ऑप्शन बी है विधि संबंधित कानून की वैधानिकता पर, ऑप्शन सी है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच। यानी सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है। तो ये भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो उसमें जो न्याय देने का मूल अधिकार है वो किसको प्राप्त है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 65 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 60 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 62 वर्ष तक, ऑप्शन डी है 58 वर्ष तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 65 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी है यह भारतीयों की स्वतंत्रता का संरक्षक है, ऑप्शन सी है यह संविधान का संरक्षक है, ऑप्शन डी है यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में उठ खड़े विवादों की जांच की अंतिम शक्ति रखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, यह बिल्कुल ही गलत है, ये सही नहीं है। बल्कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यह भारत के स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, हाँ ये करता है। और ऑप्शन सी जो है यह संविधान का संरक्षक है, हाँ ये है। ऑप्शन जो डी है यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के विवादों की जांच करता है, यह उसकी अंतिम शक्ति है, ये भी सही है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल ऑप्शन ए ही सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन बी सी डी सारा का सारा क्या है? सब का सब सही है। ओके, अगला नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस कानून के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस कानून के विषय में राष्ट्रपति को ही सलाह देता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल तब जब वह सलाह मांगता है, ऑप्शन बी है स्वेच्छा से, ऑप्शन सी है केवल तब जब मामले में देश की एकता और समग्रता को खतरा पैदा हो सकता है या पैदा हो जाता है तब, या फिर ऑप्शन डी केवल तब जब मसला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल
तब जब वह सलाह मांगता है तब। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस कानून के विषय में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? जब वो राष्ट्रपति खुद सलाह मांगता है तभी। ओके, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी बी सी डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 8वां नंबर प्रश्न केवल आपके लिए है, आप कमेंट करके इसको बताएंगे जरूर। तो आपका ये क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? एक बार हम आपसे इसको रिपीट कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 5। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, अब हम अगला नंबर प्रश्न आपको बताते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? मतलब किससे मिलता है उनको? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सहायक अनुदान से, ऑप्शन बी है आकस्मिकता और निधि से, आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन सी है संचित निधि से, ऑप्शन डी है लोक लेखा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी संचित निधि से हो जाएगा। ओके, 10वां नंबर प्रश्न है कि श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 34वें, ऑप्शन बी है 20वें, ऑप्शन सी है 30वें, ऑप्शन डी है 32वें। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 34वें। यानी श्री एस राजेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो 34वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, अगला नंबर प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है। 11वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अगर करना होगा तो ये शक्ति जो है किसके पास है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद के पास, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय के पास। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसद के पास हो जाएगा। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करना होगा तो वो केवल संसद ही कर सकता है। ओके, संसद ही कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, विधि मंत्रालय नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? तो केवल संसद ही कर सकता है। ओके, 12वां नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यानी उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 38। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। ओके, 13वां नंबर प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? किस कह रहे हैं? किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? यानी चाहे वो कोई भी उच्च न्यायालय है, अगर उसमें न्यायाधीशों की संख्या को रखना होगा या निकालना होगा तो इसका निर्णय कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्य सरकार, ऑप्शन डी है राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन ई है, इसमें ई भी कर देते हैं, आपका ऑप्शन ई है संसद। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ई संसद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई संसद ही हो जाएगा। यानी कोई भी हो, चाहे कोई भी उच्च न्यायालय हो, उसमें न्यायाधीशों की संख्या का अगर निर्णय लेना होगा तो वो केवल संसद ही ले सकता है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है या उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में, ऑप्शन डी है भाग 5 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भाग 5 में हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी भाग 5 में मिलता है। 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? मतलब कौन अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति ही कर सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, 16वां नंबर प्रश्न है कि केरल का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है?
केरल का जो उच्च न्यायालय, भारत का एक राज्य है केरल, जो केरल राज्य है उसका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन बी है कोचीन में, ऑप्शन सी है कुर्नाकुलम में, ऑप्शन डी है कोट्टायम में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाकुलम हो जाएगा। केरल का जो उच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है? तो कर्नाकुलम में स्थित है। ओके, 17वां नंबर प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये कोलकाता के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला नंबर प्रश्न है, 18वां नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है, हम ऑप्शन दे देते हैं, आप बताइएगा, हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो हम आपका इसमें राइट आंसर हम दे देंगे, सही जवाब दे देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले हम ऑप्शन सुन लेते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1916 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1866 ईस्वी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला नंबर प्रश्न है कि दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? 19वां नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो भी परीक्षा होता है अक्सर ये परीक्षा में आ ही जाता है। क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना कि दो या उससे अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बनाकर ही किया जाता है। ओके, 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका क्या है, मतलब ये किसकी देखरेख में है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की देखरेख में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की देखरेख में, ऑप्शन सी है संसद की देखरेख में, ऑप्शन डी है स्वतंत्र है। तो भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो बिल्कुल स्वतंत्र है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्र है। ये प्रधानमंत्री की देखरेख में नहीं होता है, ऑप्शन बी जो है राष्ट्रपति की देखरेख में ये भी नहीं होता है, संसद की देखरेख में ये भी नहीं होता है। ये जो भारत की न्यायपालिका है ये पूछ रहा है कि ये कैसी है, तो भारत में ये कैसी है? तो ये बिल्कुल ही स्वतंत्र है। ओके, अगला नंबर यानी 21वां नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मृत्युदंड देने का अधिकार, यानी न्यायपालिका के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य रखता है ये? ऑप्शन ए है मृत्युदंड देने का अधिकार, ऑप्शन बी है विदेशों में होने वाले समानों की सुनवाई की योग्यता, ऑप्शन सी है पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता, ऑप्शन डी है सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने की शक्तियां। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहली बार सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता। यानी न्यायपालिका के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? तो ये पहली बार में ही सीधे मामलों की सुनवाई की योग्यता हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजनीतिक पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन बी है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन सी है कानूनी पुनर्निरीक्षण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्निरीक्षण हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। ओके, ये कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं, बल्कि कौन करता है?
न तो भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते बल्कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा। राष्ट्रपति ही क्या करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ओके, अगला नंबर प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है। तो आप क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 21। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 25 हो जाएगा। पहले ये कितना हुआ करता था, तो पहले 21 हुआ करता था, जो बाद में बढ़कर कितना हो गया, 25 हो गया। यानी भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या अभी कितनी है, वर्तमान में कितनी है, 2024 में कितनी है, तो ये 25 है। ओके, अगला नंबर प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न। देखिए 25वां नंबर प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कर्पस एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है, इनमें क्या करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, मतलब बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है ये मतलब हैबियस कर्पस एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है, एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है, इसमें क्या करना पड़ता है। तो आप क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बंदी को, किसी भी बंदी को मतलब कि लड़की नहीं, मतलब कि अगर कोई कोई अपराध कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, तो उसमें जो बंदी है जिसे गिरफ्तार किया गया है वो वाला बंदी। ओके, तो आप क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बंदी को 1 महीने के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। ऑप्शन जो बी है, यानी बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। ऑप्शन सी है बंदी स्वतंत्रता से घूम सकता है, मतलब जिसे किडनैप किया गया है वो जो बंदी है वो स्वतंत्रता से घूम सकता है। ऑप्शन जो डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी बंदी को जो 24 घंटे के अंदर, जिसे मतलब 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना होता है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कर्पस एक रिट होता है जो न्यायालय आदेश के रूप में जारी करता है। इसमें क्या करना पड़ता है, तो ये बंदी को जो है 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करने का ये ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गलत काम किया हो या फिर कोई भी अपराध किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो कुछ भी करके बच नहीं सकता, बल्कि उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर यानी न्यायालय में पेश करना होता है। ओके, तो चलिए हम 26वां नंबर प्रश्न पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आपके लिए हो सकता है। ओके, तो देखते हैं ये क्या रहा है। देखते हैं कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला, मान लीजिए एक एग्जांपल है छोटा सा बंदी प्रत्यक्षीकरण का, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है। जैसे मध्य प्रदेश की या फिर किसी भी राज्य का कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक महिला जो है, आदिवासी महिला, उच्चतम न्यायालय को एक टेलीग्राम भेजकर शिकायत करती है। एक टेलीग्राम भेजकर क्या करती है, शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। उसे पुलिस जो है अवैध रूप से, मतलब गलत तरीके से उसे हिरासत में ले लिया है या फिर बंद करके रख लिया है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी करेगा। उसे मतलब राहत प्रदान करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय होगा वो निम्नलिखित में से, हम आपके ऑप्शन देने वाले हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पत्र जारी करेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण लेखा, ऑप्शन सी है परमादेश, या फिर अधिकार परीक्षा। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। हमने आपको अभी पिछले में क्वेश्चनों में बताया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। यह एक रिट होता है जो न्यायालय, इसे जो उच्च न्यायालय क्या करता है, इसे जारी करता है या फिर इस आदेश को देता है और कहता है कि कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर वो बंदी बनाकर रखा गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर यानी कि सुरक्षित शरीर के साथ न्यायालय के सामने पेश करना होगा ही होगा। इसके बावजूद अगर कोई भी पुलिस या पुलिस अधीक्षक उसकी बात नहीं माना तो वो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के नियम के हिसाब से वो उसको पूरी तरह से बंद या सीज करवा सकता है। एक बात और, अगर आपने इसका पिछला पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5,
6, 7, 8, 9। तो इस तरह से आपको पार्ट 9 देखने को मिल जाएंगे। और हमारे इस वीडियो में अगला जो वीडियो आता रहेगा उसमें ये लगातार पार्ट्स आते रहेंगे, 9वां पार्ट, 10वां पार्ट, 11वां पार्ट, इस तरह के पार्ट्स हम बनाते रहते हैं, जिसमें हम लगातार 20 से 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि ये परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर कर देना जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है ये हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही बनाया है। ये वीडियो उन लोगों के पास जरूर ही पहुंचना चाहिए, तो आप इसे शेयर कर सकते हो, दबा के शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।